अ वेरी गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। सभी को पहले मेरे चैनल की तरफ से, मेरे मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी दोस्त जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं आज ये जो आपके सामने वीडियो आपके पास जाएगा, ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जो आपसे करनी है। सबसे पहली बात जो सबसे महत्वपूर्ण है इस समय हर उस व्यक्ति के लिए जिसका कि रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है एज एन एडवोकेट, जो अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है एज एन एडवोकेट। और 18 मार्च इज अ जजमेंट डे। ठीक है, 18 मार्च एक ऐसा जजमेंट डे है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग काफी हताश और परेशान हैं। मैं इसी पर आपसे आज एक चर्चा करने आया हूं और उम्मीद रखता हूं कि आपके भी कमेंट्स मुझे इस पे, आपके भी ओपिनियन और एडवाइस आप लोगों की भी मुझे मिलेगी कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप मैसेज पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसे देखिए 18 मार्च को ये निर्णय होने वाला है कि क्या कंपलसरी प्रैक्टिस इज नेसेसरी। कंपलसरी प्रैक्टिस कह सकते हो आप, एक्सपीरियंस कह सकते हो। ठीक है, बिफोर फिलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ यूपी पीसीएसजे और इन अदर स्टेट पीसीएसजे। ठीक है, तो क्या क्या होगा इसमें, उम्मीद क्या है, क्या होने वाला है। ठीक है, इस पर हम करेंगे आज विस्तृत चर्चा आप लोगों के सामने। ठीक है, अब देखिए ये जो मैटर है ना, ये मैटर गुजरात स्टेट से स्पेसिफिक है, गुजरात स्टेट स्पेसिफिक मैटर है, गुजरात जुडिशरी से जुड़ा हुआ ये मैटर है। ठीक है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं आर्टिकल 141 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल इन होल आवर कंट्री, इन होल कंट्री मतलब पूरे भारत में लागू होगी। जो भी उनके निर्णय होते हैं वो कानून बन जाते हैं और वो पूरे भारत में लागू हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या 18 मार्च को भी ऐसा कोई जजमेंट आने वाला है जिससे कि पूरे भारत में ये मैंडेटरी हो जाएगा कि 2 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस जो भी होने वाला है या जो होगा या नहीं होगा, अभी मैं इस पर आपको ये नहीं कह सकता कि हो ही जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि हो ही जाएगा। ठीक है, तो क्या ये पूरे भारत में ही लागू हो जाएगा या केवल गुजरात में रह जाएगा, ये पूरा पूरा आप जब जजमेंट को पढ़ेंगे या जजमेंट के बारे में आप समझेंगे तभी इसके बारे में आपको समझ में आएगा कि ये कहां कहां पे लागू माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि ऐसा शायद कुछ होगा नहीं, उम्मीद ये है और इसी में सबकी भलाई भी है। इसके पीछे रीजन ये है, ठीक है, इसके पीछे एक रीजन ये है कि देखिए अगर माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय ऐसा कुछ आदेश देते भी हैं कि 2 साल की प्रैक्टिस, 1 साल की प्रैक्टिस या 3 साल की प्रैक्टिस जो भी हो वो कंपलसरी है, इतना एक्सपीरियंस कंपलसरी है आपके फॉर्म फिलिंग करने से पहले। ठीक है, तो मैं एक सवाल छोड़ के जाता हूं सबके सामने कि अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो भी जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ हो भी जाता है 1%, तो उस व्यक्ति की मॉनिटरिंग कैसे हो सकेगी, उस व्यक्ति को ये कैसे पता लगा जा सकेगा उस व्यक्ति के बारे में कि वो वाकई में कोर्ट प्रैक्टिस रेगुलर कर रहा है, वो कोर्ट जाता भी है या नहीं जाता है, या वो केवल घर पे बैठे बैठे अपने सीनियर्स के बेस पे वकालतनामे में अपना नाम जुड़वा देता है, मुकदमे में अपना नाम जुड़वा देता है। ठीक है, और घर पे बैठे बैठे उसके सारे एक्सपीरियंस काउंट होना शुरू हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल परफेक्टली इस समय चल रहा है। ये जो तरीका है ये आप मान के चलिए इस समय यही तरीका काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी पिछले दिनों में हमने देखा था कि यूपीएचजीएस में लागू हो गया था, इतने केसेस में आपके इंडिविजुअल वकालतनामे होने चाहिए, बंच ऑफ नेम्स नहीं, आपका इंडिविजुअल नाम हो, आपका पर्सनल केस हो। कितना हाहाकार मचा था। फिर उसके बाद हुआ क्या, बंचेस में इंक्लूड कर दिया गया कि ठीक है एक वकालतनामे में अगर 5 लोगों के नाम है उसमें भी आपका नाम जुड़ जाएगा तो भी काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इतना ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस अगर तब भी आनी होती तो अब तक लागू हो गई होती। और मैं आपको बताऊं, जब तक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं आएंगी, मतलब कैसी गाइडलाइंस कि आपका इंडिविजुअल नाम हो वकालतनामे में, ठीक है, आप इंडिविजुअली डील किए हो, अगर मॉनिटरिंग ही करनी है, मैं कहता हूं अगर मॉनिटरिंग ही करनी है
तो यही एक तरीका है मॉनिटरिंग करने का, ठीक है, कि उस व्यक्ति का इंडिविजुअल वकालतनामे में इंडिविजुअल ही नाम हो उस केस में, ठीक है, बंच ऑफ नेम्स के साथ उसका नाम ना हो, ठीक है। लेकिन ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूं ना, ये इतनी टफ चीज है, इतना बड़ा चैलेंज है एक नए रजिस्टर्ड एडवोकेट के लिए, ये हम सब जानते हैं। क्योंकि इस पेशे की एक खासियत और एक बुरी बात आप ये कह सकते हैं कि आप जब यंग एज में होते हैं, जब आप एक यंग एज में यंग लॉयर होते हैं, उस समय भले ही क्यों ना आपने किताबें खूब पढ़ी हो, आपने खूब नॉलेज गैदर की हो, खूब आपके पास जानकारी हो, लेकिन जहां पे एक वकील साहब दिखते हैं ना 60-65 साल के या 50 साल के पके हुए बालों के साथ, तो वहां पे लोगों का रुझान उनकी तरफ भाग जाता है। आपकी नॉलेज और सब कुछ लगभग दरकिनार कर दी जाती है। ये एक ऐसी चीज, एक ऐसी व्यथा है जो यंग लॉयर हमेशा फेस करते आते हैं, ठीक है। क्योंकि क्लाइंट चाहता है ना कि एक ऐसे व्यक्ति को केस दिया जाए जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बंदा हो, जो ना कई सालों से प्रैक्टिस लगातार कर रहा हो। लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है 60-60 साल वाले लोगों को प्रैक्टिस की शुरुआत करते हुए अब जब कोई क्लाइंट आता है ना, जब कोई क्लाइंट आता है तो वो ये नहीं पूछता कि आपकी प्रैक्टिस को कितने साल हो गए, वो आपके गेस्चर को देख के एक कयास लगाता है कि इनके बाल पके हैं ना, ये एजेड है, तो हो सकता है कि इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो, इनको ही केस दो। जबकि ऐसा नहीं है, वो भी अभी स्टार्ट किए हैं प्रैक्टिस। चूंकि एडवोकेसी में अभी ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप इतनी एज तक ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या इतनी एज तक ही आप एलएलबी कर सकते हैं, ऐसा कोई अभी रोक टोक तो है नहीं। तो जिसकी जब इच्छा हुई वो एलएलबी कर लिया, ठीक है। एज कुछ हुई तो भी कर लिया, नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं आता है तो भी कोर्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, इन सब चीजों का मैं यही एक कंक्लूजन निकालता हूं कि एक्सपीरियंस से बहुत कुछ ज्यादा, इस तरीके से बहुत कुछ ज्यादा हाथ लगने वाला है नहीं। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं हो पाएगी, देखिए मॉनिटरिंग नहीं हो पाएगी। और जहां तक आप कहेंगे कि सिंगल वकालत, आपके इंडिविजुअल केस हो, आपका इंडिविजुअल हो, एलोन आप उसमें वर्क कर रहे हो, वो भी न्यू लॉयर्स के लिए, और वो भी उनके लिए जो कि तैयारी के दौर से गुजर रहे हैं, तो ये तो एक असंभव सी बात हो जाएगी। क्योंकि देखिए, जब भी कोई केस वकील लेता है, चाहे मैं लूं चाहे आप लो, ठीक है, उसमें बहुत बड़ी लायबिलिटी बन जाती है, ठीक है। आपको पूरी तैयारी, ब्रीफिंग, ठीक है, चीजों को तोड़ना मरोड़ना, लॉ अप्लाई करना, ड्राफ्टिंग करना, फाइलिंग करना, हर चीज, और जवाबदेही, कोर्ट में बहस करना, आर्गुमेंट करना, क्रॉस करना, इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि एक वो व्यक्ति जो कि तैयारी भी कर रहा है ना, उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो AIR, SCC, SSC, सुप्रीम कोर्ट केसेस, ऑल इंडिया रिपोर्टर वगैरह वगैरह को लेके बैठे और अपने केस से जुड़े हुए केस लॉज, अपने केस को मजबूत बनाने के लिए, अपने केस को और अच्छा बनाने के लिए कुछ केसेस का वो जिक्र करे, ढूंढे, बैठ के ये सब करे। बहुत सारा समय उसमें जाता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरी चीज, देखिए, कोई भी व्यक्ति जो सिलेक्ट हो रहा है एज अ सिविल जज जूनियर डिवीजन, ठीक है, वो फ्री में सिलेक्ट नहीं हो रहा है। वो आपके द्वारा कंडक्ट कराए हुए पेपर्स को देता है, मेहनत करता है, चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेंस हो, इंटरव्यू हो, फिर वो फिल्टर होकर एक सिविल जज नियुक्त किया जाता है, ठीक है। उसमें हमारी इच्छा कुछ नहीं होती, उसमें सारी की सारी इच्छा आयोग की होती है, ऑनरेबल हाईकोर्ट की होती है, रिगार्डिंग पेपर सेटिंग, रिगार्डिंग सब कुछ। हमारा केवल एक जगह अधिकार बनता है, फॉर्म भरना, और वो फॉर्म हम भर देते हैं, ठीक है, पेमेंट करने के बाद, ठीक है। इतना ही हमारा एक अधिकार बनता है। बाकी उसके बाद सारा राइट्स आयोग और हाईकोर्ट के पास रहता है, हमें चुनने का या ना चुनने का, हमारे पेपर के बेसिस पे। तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूं, जो भी भाई बंधु ये वीडियो देख रहे हैं, कि ज्यादा परेशान ना हो। फैसला ऐसा आएगा जो किसी को बहुत परेशान करके नहीं जाएगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस सब चीजों से ऑलरेडी उनको संज्ञान है कि वाकई में एक मुश्त ऐसा फैसला ला देना कितने लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। वो कुछ समय, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक टाइम पीरियड दिया जाएगा कि 2025 तक ये अप्लाई नहीं होगा, लेकिन 2025 के बाद जो भी फॉर्म भरे जाएंगे उसमें ये एक्सपीरियंस काउंट होना शुरू हो जाएगा। और देखिए, मेरे ख्याल से ऐसा करना भी चाहिए। सबसे पहली बात तो एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है।
देखिए, मैं ये भी बात कहूँगा कि एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। जो भी व्यक्ति तैयारी भी कर रहा है ना, उसको कम से कम ट्रायल कोर्ट का मुँह ज़रूर देखना चाहिए। वहाँ की जाके प्रोसीडिंग आप महीने में आप चाहें 5 या 6 दिन ही जाओ, लेकिन आप ना थोड़ा-सा वहाँ पे प्रैक्टिकल होते हुए भी देखो, प्रैक्टिकल अप्रोच भी वहाँ देखो कि हम जो घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, चाहे वो प्रोसीजरल लॉ हो, चाहे सब्सटेंटिव लॉ हो, उसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे वहाँ पे होती है, हर एक सेक्शन का वहाँ पर एप्लीकेशन कैसे होता है, एप्लीकेशन मूव कैसे होती है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, क्रॉस क्या होता है, ठीक है? तो आप ना थोड़ा-सा किताबों से बाहर निकलोगे और वास्तविकता पर आप अपनी नज़र दे गड़ा सकोगे, क्योंकि घर में बैठ के केवल पढ़ना और कोर्ट रूम में जाकर वहाँ पे चीज़ों को फेस करना, इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग। ये बहुत ही अलग चीज़ होती है, ठीक है? तो मैं इस पक्ष में तो हूँ कि देखिए, एक व्यक्ति को जो जुडिशियल एस्पिरेंट है, जो जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, जो एपीओ की तैयारी कर रहा है, जो एचजीएस की तैयारी कर रहा है, उसको कम से कम कोर्ट महीने में 1 हफ्ते तो उसको अपना ये रखना चाहिए कार्यक्रम कि मुझे 1 हफ्ते, पूरे महीने में 6 दिन मैं कोर्ट जाऊँगा। अपना समय बाँट के जाओ आप 10 बजे जाओ, 12 बजे जाओ, 2 बजे जाओ, 4-5 घंटे दो और अपना कोर्ट जाओ। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट में जाओ, सीजेएम साहब की कोर्ट में जाओ, ठीक है? जेएम साहब की कोर्ट में जाओ, ठीक है? सिविल जज जूनियर डिवीजन साहब की, सीनियर डिवीजन साहब की कोर्ट में जाओ, ठीक है? जहाँ पे क्रॉस हो रहा हो, वहाँ पे अपना थोड़ा-सा आप एक पेपर पेन लेके खड़े रहो, थोड़ा-सा कुछ चीज़ों को वहाँ पे लॉ कैसे अप्लाई हो रही है, ठीक है? इन सब चीज़ों को देखना चाहिए, एक प्रोसीजर नोट करना चाहिए, ठीक है? और खास तौर पे उन समय पे जरूर रहिए जब रिमांड आ रही है कोर्ट में, किसी अभियुक्त को अरेस्ट करके लाया जा रहा है, तब आप जरूर अपने किसी सीनियर के साथ वहां पे मौजूद रहे, जिससे कि आप प्रैक्टिकल देख सकें कि भाई प्रैक्टिकल कैसे होता है, रिमांड वाकई में अलाउ कैसे होती है, या उस समय बेल कैसे अलाउ होती है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होता है, कैसे कैसे हमारे जो क्रिमिनल लॉज हैं वो वर्क करते हैं। यहाँ तक ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, और सब जितने भी एस्पिरेंट हैं लॉ के, उनको ये काम करना चाहिए कि वो कम से कम 5 से 6 दिन ट्रायल कोर्ट जरूर जाएं, अपना एक समय बांट के जाएं कि हमें मात्र 4 घंटे रहना है और हमें आज ये चीजें हो सके तो हम कवर करेंगे। वहां जाके प्रैक्टिकली अपने सीनियर से बात करिए, उनसे पूछिए कि सर मुझे ये चीज सीखनी है, ये मुझे किस कोर्ट में जाना चाहिए, या मुझे आप बता दो कि मैं किस दिन आऊं जिससे कि मैं इस प्रोसीडिंग को देख सकूं अपनी आंखों से कैसे क्या होती है। अपने सीनियर से अगर आप टच में रहेंगे तो आपको इन सब चीज़ों में बहुत दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर आप इंडिविजुअल जाएंगे विदाउट किसी सीनियर के या उसके, तो आपको शुरुआत में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि आप बिल्कुल नए हैं, आपको कुछ नहीं पता, आप पहली बार तो समझ ही नहीं पाओगे किस कोर्ट में जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या क्या होना है वहाँ पे, ठीक है? तो सबसे अच्छा है कि एक सीनियर को आप अपने, कोई भी जो सीनियर आपके हैं उनसे आप कांटेक्ट में रहे और उनसे जरूर हफ्ते में 6 दिन उनसे मुलाकात करें, जाके वहाँ पे महीने में 6 दिन उनसे मुलाकात करें, ठीक है? और इस चाहत को बिल्कुल दरकिनार रखे जाए कि आपको 1 रुपए की कमाई करनी है। आप केवल इस मोटिव से जाएं कि आपको अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ानी है, ठीक है? क्योंकि लास्ट में कल को आप सिविल जज बनते हो, आप एपीओ बनते हो, आप हायर जुडिशियल सर्विस ऑफिसर बनते हो, तो आपको इन्हीं सब चीजों से पार पाना है, ठीक है? यही सब चीजें आपके सामने आएंगी। उस समय आपकी जो स्टडी है वो प्लस आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों अगर आपके साथ कंबाइंड रहेंगी तो आपको काम करने में बड़ी आसानी होगी। वरना होता क्या है कि जब आप किताबी नॉलेज से जब एकदम से आप प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में पहुंचते हो ना, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है, महसूस होती है कि यार अब इसको कैसे डील करें, क्या करें। लेकिन अगर आप किसी सीनियर के टच में बने रहोगे, कोर्ट प्रोसीडिंग भी समय समय पर अटेंड करते रहोगे ना, तो आप समझते रहोगे कि हाँ यार ऐसे हमने तब भी देखा था, ऐसे ऐसे होता था और हमें ऐसे करना है चीजों को, ठीक है? आपके लिए नया कुछ नहीं रहेगा, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है? मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी होना चाहिए, क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो सकती, असंभव चीज है, ठीक है? लोग फर्जी वकालतनामे भर देंगे, ठीक है? सीनियर से किसी के व्यवहार से भर जाएंगे, किसी को पैसे देके भर जाएंगे, उससे होगा कुछ नहीं, केवल एक पेपर वर्क कंप्लीट होगा, धरातल पे कुछ नहीं होगा, ठीक है? और ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है कि आपको दिखाया जा सके कि आप कैसे इंडिविजुअल रोज जाते हो कोर्ट, या आप इंडिविजुअली अपीयर हो रहे हो कोर्ट के सामने, ऐसा भी कोई व्यवस्था है नहीं, ठीक है? वो व्यवस्था केवल तभी हो सकती है जब आप इंडिविजुअली वकालतनामा फाइल करो, और इंडिविजुअली जब आप वकालतनामा फाइल करोगे उसमें कोई अधिवक्ता साहब नहीं होंगे, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि सब कुछ आप ही कर रहे हो, और जब आप कर रहे हो तो इट मीन्स यू आर सीरियस, आप रोज रोज कोर्ट जा रहे हो। लेकिन एक यंग लॉयर के लिए इंडिविजुअल केस अभी आना और उसको हैंडल कर पाना बहुत बड़ा जॉब, एक टफ जॉब होता है, ठीक है? तो मैं
कंक्लूजन यही करता हूं कि देखिए 18 मार्च को जो जजमेंट आने वाला है, मेरे हिसाब से वो जजमेंट ऐसा होगा कि किसी को दिक्कत ना हो, और खासतौर पर इस साल के लिए सब फॉर्म भर सकेंगे। ठीक है, मेरा यही मानना है, और होना भी, मेरी जो अपनी ओपिनियन है उसके हिसाब से होना भी यही चाहिए। ठीक है, इस बार इस साल किसी को भी ना रोका जाए एक्सपीरियंस के बेसिस पे, क्योंकि कुछ बच्चों ने 5-5 साल अपने दिए हैं, अब 3 साल आप बढ़ा दोगे तो 8 साल, एज भी बहुत ज़्यादा लोगों की बढ़ती जा रही है, डे बाय डे लोग ओवर एज होने के कगार पे पहुंच रहे हैं। तो कम से कम इतना तो माननीय सुप्रीम कोर्ट रिलीफ दे दें कि 2025 तक ऐसा कोई भी रूल्स या गाइडलाइंस नहीं जोड़ी जाएंगी, लेकिन 2025 के बाद एक्सपीरियंस ज़रूरी हो जाएगा। तो कम से कम कुछ बच्चों को तो बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगी, और लगभग सभी को राहत मिल जाएगी 2025 तक, एंड तक। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होगा 18 मार्च को, और सब लोग एग्जाम दे सकेंगे और फॉर्म भर सकेंगे यूपी पीसीएसजे का, चूंकि एपीओ में ऐसा कुछ है नहीं, एचजीएस में आज से नहीं पहले से चला आ रहा है, तो उसमें कुछ नया नहीं होना। ठीक है, तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। ठीक है, और लाइव सेशन मेरा रोज लाइव सेशन, मैं शाम को 7 बजे लाइव आता हूं। सभी जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग सभी 7 बजे शाम को रोज लाइव सेशन में जुड़ें। हम वहां पे आप लोगों को बहुत रिलेवेंट फैक्ट, रिलेवेंट पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे ग्रुप से जुड़ेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, और वो बेनिफिट आप तभी देख पाएंगे जब आप हमारे ग्रुप से जुड़ेंगे। ठीक है, आप लोग अगर चाहते हैं हमसे हमारी टेस्ट सीरीज लेना, ठीक है, चाहे प्री की हो, मेंस की हो, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 7505757170 पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको सारी जानकारी उससे जुड़ी हुई प्रोवाइड कर देंगे। हमारे ग्रुप से जुड़ने पे आपको सारे डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, नोट्स वगैरह सब कुछ जो खुद हमारे द्वारा बनाए गए हैं वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, और उससे आपकी काफ़ी सहायता होगी। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्दी फिर आपसे कल शाम को 7 बजे लाइव सेशन में। आप लोग सब जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि सब तक ये वीडियो पहुंचे और सब लोग इस सेशन को ज्वाइन कर सकें। वीडियो रिगार्डिंग एनी रिलेवेंट फैक्ट क्लासेस भी आती रहेंगी टाइम टाइम पर। तो तब तक के लिए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और होली की सबको दोबारा से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद।